डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क। ये थर्मोडायनेमिक्स का 5वां लेक्चर है। ठीक है, देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए। सपोज के लिए कोई हमारा सिस्टम है, अगर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो प्लस साइन यूज होगा, और अगर सिस्टम से हीट निकल रही है तो वहां पर माइनस साइन यूज होगा। क्लियर है? हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस और हीट गिवन सिस्टम टू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? माइनस साइन। ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस समय हम W यूज करेंगे पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग यूज करेंगे वर्क नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? फिगर से भी समझ में आ रहा होगा कि अगर सिस्टम को हीट दिया जाएगा तो सिस्टम की हीट बढ़ेगी पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हीट ले ली गई तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? घट जाएगी नेगेटिव। ऐसे ही वर्क डन अगर होगा सिस्टम के ऊपर तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो वहां पर हम लोग साइन माइनस यूज करेंगे। क्लियर है ना? हम आगे देखते हैं। नया टर्म है इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग U या कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। जो भी हमारा सिस्टम है या सब्सटेंस है, उन सभी के पास में कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। वो जो एनर्जी है उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। सही है? किसी भी सब्सटेंस के पास में या जो सिस्टम है उसके पास में कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको बोला जाता है उसकी इंटरनल एनर्जी। लेकिन किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे ढेर सारे प्रकार की एनर्जी है। जैसे मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है ना, उसमें एनर्जी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, है ना, उसमें है हमारे रोटेशनल एनर्जी, उसमें है हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, उसमें है स्पिन एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत प्रकार की एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो किसी मॉलिक्यूल का जो एब्सोल्यूट एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी है वो कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है। तो करते क्या है, हम लोग उसकी चेंज को यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो मेजर करते हैं। थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना। सपोज करते हैं कोई सिस्टम स्टेट 1 में है, उसको हम लोग लेके गए स्टेट 2 में, ठीक है। स्टेट 1 से हम लोग कहां लेके जा रहे हैं उसको? स्टेट 2 में। अगर स्टेट 1 में उसकी इंटरनल एनर्जी E1 है और स्टेट 2 में उसकी इंटरनल एनर्जी E2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा E2 माइनस E1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का निकालना कठिन है, लेकिन हम लोग उसके डिफरेंस को, चेंजेस को बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट की एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से एक बात और पता चल रही है कि जो इंटरनल एनर्जी है एक्चुअली में वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इसलिए इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी क्या है? यह एक स्टेट फंक्शन है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। दूसरी बात हम यहाँ पे और सीखेंगे कि यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने बताया है कि जो भी हमारा सिस्टम होगा या सब्सटेंस होगा वो थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। तो उसकी एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर या अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। तो एक्सटेंसिव क्या हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी? यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, केवल इसके चेंज को निकाल देते हैं, क्योंकि किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट एनर्जी निकालना कठिन है, ठीक है ना।
कुछ और सीखते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है। ठीक है ना, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, सही ना, समझ में आया? अब कुछ और देखते हैं हम कि जो डेल्टा ई है वो है E2 माइनस E1। अगर फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल स्टेट में अगर एनर्जी ज्यादा है तो हमें जो डेल्टा ई मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव, है ना। ये एक केस 1 होता है, यहां पर केस 1 हम इसको लिख सकते हैं कि अगर फाइनल स्टेट की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट से ज्यादा है तो हमें जो इंटरनल एनर्जी मिलेगी, डिफरेंस मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। और केस सेकंड अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि अगर इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी ज्यादा है किससे? फाइनल स्टेट से, उस केस में हमें जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव। ठीक है ना, तो इन सभी बातों से भी क्लियर हो रहा है कि ये क्या है? ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट प्रॉपर्टी है, अमाउंट पर डिपेंड करती है इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। ठीक है ना, आगे हम लोग करेंगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, तब और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्वेश्चन है आउट ऑफ मोलर एंट्रोपी, जिसको फर्स्ट दिया गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम सेकंड, हीट कैपेसिटी थर्ड एंड वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। इन चारों में मोलर एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी और वॉल्यूम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अलग करना है। ठीक है, तो यहां पे दिया है पहला है मोलर एंट्रोपी। तो हमने बताया था ऑलरेडी पहले से ही कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो भी इंटेंसिव बन जाता है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया मोलर, तो ये क्या है? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा स्पेसिफिक वैल्यूम। स्पेसिफिक वैल्यूम है, स्पेसिफिक वैल्यूम। फिर हमने बताया वही कि कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए अगर, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस में बदल जाती है? इंटेंसिव में बदल जाती है। तो ये भी क्या निकला? ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकला। ठीक है, इंटेंसिव निकला। थर्ड है हीट कैपेसिटी। तो देखिए यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा हुआ है ना। अगर यहीं पे स्पेसिफिक लिख दिया जाता या किसी वॉल्यूम का या किसी मास को फिक्स कर दिया जाता तो ये हमारा इंटेंसिव हो जाता, लेकिन कोई कांस्टेंट टर्म यूज नहीं किया गया है। ये क्या हो जाएगा? ये एक हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसी प्रकार से फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है हमारा वैल्यूम आपको पता है ना, वो भी क्या है? ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि कोई फिक्स टर्म यहाँ पे नहीं यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। इसमें हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को अलग करना है, फाइंड करना है। तो क्या है? पहला है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा?
इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म हो जाता है ना, किसी मोलर हो जाता, मोलर इंटरनल एनर्जी या कुछ भी इस तरीके से टर्म हो जाता, तो तुरंत बदल जाता इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। दूसरा देखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमने आपको बताया था, जब हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था कि अगर हम 100 ml वाटर लें दो अलग अलग बीकर में, है ना, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कितने होंगे, 100 होंगे। दोनों को मिक्स कर दिया जाए, 200 ml अगर वाटर हो जाए, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 ही रहेगा। तो ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या हो गया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड है पीएच। पीएच भी क्या है, पीएच भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सोल्यूशन थोड़ा सा है या ज्यादा सा है, उसका पीएच क्या रहेगा, उस सोल्यूशन का, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का पीएच हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्या है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का जो ईएमएफ होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या है, फिक्स है, इसलिए क्या होता है, ये ईएमएफ, ये भी क्या है, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन में पूछा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑल द एबव साइमल्टेनियसली। बताइए, आपको हम समय देते हैं 30 सेकंड का, जल्दी से बताइए। क्या है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स, हमने बताया था आपको कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम होते हैं, है ना, एक साथ में वर्क करते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हीट का इक्विलिब्रियम हो रहा है, केमिकल का इक्विलिब्रियम हो रहा है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम 4 देखते हैं। मैकेनिकल वर्क इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम कंटेन्स, है ना, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। मैकेनिकल वर्क किसके लिए है, गैस लिक्विड के लिए या लिक्विड लिक्विड के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए या अमलगम के लिए। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि किस सिस्टम पर अप्लाई है। तो हम देखेंगे कि ऐसा सिस्टम जहां पे वैल्यू में चेंज हो, मैकेनिकल वर्क वहीं पे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम चेंज कहाँ पे है, सॉलिड, सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं है, अमलगम में है नहीं, लिक्विड, लिक्विड में है लेकिन बहुत कम है, नेग्लिजिबल होता है। तो कहाँ सबसे ज्यादा होगा चेंज, गैस और लिक्विड में। यहाँ पे गैस का जो सिस्टम है उसमें वॉल्यूम में चेंज बहुत ज्यादा आ सकता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। बी गलत है कि लिक्विड लिक्विड सिस्टम में वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होता है और अमलगम में भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट, सही है। ये देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अलग ढंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ W1, W2, W3 एंड W4 फॉर एन आइडियल गैस आर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन W बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन W2 बताया गया है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन यहाँ पे W3 बताया गया है और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर वर्क डन W4 बताया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में है वर्क डन इन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है ना। द करेक्ट ऑर्डर इज, इसमें पूछा है कि जो ऑर्डर है वर्क डन का वो किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो याद करिए हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ था हमारा, पीवी ग्राफ था, है ना। एक ये था इस तरीके से,
ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था वॉल्यूम चेंज 0 है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। एक इस तरीके से लाइन हम लोगों ने ड्रा किया था, जहां पे क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, वो था हमारा डीपी यानी आइसोबैरिक प्रेसेस। फिर एक हमने यहां से इस तरीके से लाइन ड्रा किया था, और एक इसके नीचे थोड़ा सा इस तरीके से, क्यों जी, सही है ना। अब यहां पर ये जो लाइन थी उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए ये जो लाइन थी, ये जो ग्राफ था, वो था हमारा आइसोथर्मल के लिए, और ये था हमारा एडियाबैटिक के लिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, आपको पता है पीवी जो वर्क होता है, पीवी प्रेशर वॉल्यूम जो हमारा कर्व है, वो क्या बताता है, वो बताता है वर्क डन, क्योंकि P इंटू V क्या है, वर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पर Q कांस्टेंट। बात क्लियर हो रही है ना, बोले भाई। तो हमें ये देखना है कि किस प्रोसेस में, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के लिए W लिखा है W1, एडियाबैटिक के लिए W को रिप्रेजेंट किया गया है W2 से, आइसोबैरिक में वर्क डन को लिखा गया है W3, और आइसोकोरिक में वर्क डन को लिखा गया है W4। तो आपको पता है, अगर इस ग्राफ की आप एनालिसिस करें तो उस कर्व के अंडर में जितना एरिया आएगा वो उसके वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इस W को देखें, इस कर्व के अंदर इसके नीचे का सारा एरिया देखेंगे तो इसका है, सबसे ज्यादा एरिया है, ठीक है। और सबसे कम एरिया किसका है, ये वॉल्यूम 0, और वॉल्यूम 0 है तो चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि वर्क डन सबसे कम कहां पे होगा, फोर्थ वाले में, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और सबसे ज्यादा कहां होगा, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये, यानी कि ये दो मिल रहा है, यानी ये दो कैंसिल हो गया हमारा, ये दो ऑप्शन कैंसिल है ना, क्योंकि यहां पर W4 मिनिमम है, ये सॉरी ये ऑप्शन, ठीक है ना, यहां पे W4 मिनिमम है और W3 मैक्सिमम है। तो अब हम लोगों को सर्च करना है, ऑप्शन ए और डी में। अब अगर हम देखें तो आइसोथर्मल वाली जो कर्व है उसके अंदर में एरिया ज्यादा है, ठीक है, जबकि हमारे एडियाबैटिक में जो हमारा एरिया है वो कम है। तो यहां पे साफ पता हो गया कि हाई वर्क डन कहां होगा, हाईएस्ट वर्क डन या मैक्सिमम वर्क डन कहां होने वाला है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। मिनिमम वर्क डन कहां होगा, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। उसके बाद इन दोनों की बात अगर हम करें तो आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक, तो सबसे ज्यादा W3, फिर W1, फिर W2, फिर W4। कौन सा ऑप्शन सही है, W3, W1, W2 और W4। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।